बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ टेक्स बार अकेडमी के 12वें सेशन के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेशन के अंदर जो हमारा बुनियादी टॉपिक, जो बुनियादी हमारा सारा इसके अंदर हम देखेंगे वो है अपील। अभी रिसेंटली ई अपील के हवाले से रूल्स अमेंड हुए, उसके हवाले से हम रूल्स को देखेंगे। जो IRIS वेब के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं ई अपील के हवाले से उनको देखेंगे, और एक जनरली हम जो अपील के हवाले से इसमें सर्विस ऑफ नोटिस है, कमिश्नर अपील के इख्तियारात क्या हैं, इसके बाद इसके अंदर कंडोनेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी इसमें एम्बिग्विटी मौजूद है ई अपील के हवाले से कि पहले हम कंडोनेशन अप्लाई करें या पहले अपील फाइल करें, और लॉ उस पर क्या कहता है और FBR उस पर क्या प्रैक्टिस अप्लाई हुए हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो हमारी लॉ टेक्स बार अकेडमी के जो प्रोग्राम हैं, जो सारे दोस्त पहले भी सब जानते हैं, ये पहले लॉ टेक्स बार अकेडमी यूट्यूब चैनल जिस पे सारे ये अवेलेबल हैं, आज वाला प्रोग्राम इस पर अवेलेबल होगा। इसके साथ हमने पाकिस्तान टेक्स चैनल के नाम से एक नया चैनल ओपन किया है यूट्यूब पे। आज की वीडियो से इंशाल्लाह उसका भी आगाज़ करेंगे ताकि पूरे पाकिस्तान में जितने प्रोग्राम आते हैं लॉ टेक्स बार अकेडमी के अलावा भी उनको हम पूरे पाकिस्तान में तमाम दोस्तों की सहूलत के लिए वो हम वहाँ पे अपलोड कर सके और दोस्तों से मुस्तफ़ीद हो। तो पाकिस्तान टेक्स चैनल भी इंशाल्लाह अब साथ साथ चलेगा, और मंशा सुखेरा साहब हमारे उस्ताद हैं, पूरे पाकिस्तान के हमारे टेक्स जो प्रैक्टिशनर उनके उस्ताद हैं, इनकी खिदमत हमारे लिए हासिल है। मसूद वाला साहब हमारे इब्तदाई जो हमने ABC सीखी टैक्स बार के अंदर हमारे उस्ताद, वो हमारे साथ मामला उनकी रहेगी इंशाल्लाह। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं इल्तमास करूँगा यार साहब से कि वो तलावत से प्रोग्राम का बाकायदा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपील हमारे जो टैक्स का निज़ाम है इसके अंदर पहला सेफ्टी वॉल्व है। हमारे खिलाफ FBR ने कोई भी गलत कदम उठाया, हरासमेंट की, हमें हिट लगा दी, तो हमारे पास जो पहली बुनियादी रेमेडी अवेलेबल है वो भी हमारा टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, हमारे टैक्स बार का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अपील को जुडिशियस माइंड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट फ्रॉम FBR होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा हमारा निज़ाम है, कमिश्नर अपील सारे जो हैं वो डायरेक्टली मेंबर लीगल के सबॉर्डिनेट हैं, और ये जो मौजूदा ई अपील का निज़ाम भी आया है ये भी मेंबर लीगल और उनकी टीम वही देख रहे हैं। इस निज़ाम को अभी अब जो मंशा साहब प्रेजेंटेशन देंगे आप देखेंगे कि बजाय सहूलत का बायस होने के इसमें उन्होंने एग्जेक्टिव माइंड को अप्लाई करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे बड़ा पहला बुनियादी इशू वो कंडोनेशन है कि कंडोनेशन के हवाले से लॉ के रिक्वायरमेंट क्या है। कंडोनेशन विद अपील फाइल होनी है, कंडोनेशन विद अपील पहले एडजुडिकेट होना है, या पहले कंडोनेशन अलाउ होनी है तो अपील का राइट मिलना है। ये बड़ी एक अजीब सी वो सारी, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह मंशा साहब की मामलत लेंगे और वो इंशाल्लाह में तफसील से गाइड करेंगे। तो ये तो आज के प्रोग्राम के साथ से हम FBR से और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम ये इल्तमास करते हैं कि जो अपील का निज़ाम है इसको पहले कोशिश करें
कि ये पहले स्टेप से कमिश्नर अपील से ये इंडिपेंडेंट है। आपने एफबीआर से भी कमिश्नर अपील देने हैं, भला दें, लेकिन इनको सर्विस के अंडर अलहदा कर दें और उसके बाद उनको दोबारा ये ना हो कि हमने एग्जेक्टिव में वापस जाना। फिर उनको पता होगा हम इंडिपेंडेंट है, उनको हाई कोर्ट के मतहत एक स्पेशल जो है उसका वो जो भी तरीका का मैकेनिज्म बना के उसको अलहदा कर दें, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट ड्राइव वहाँ पे अप्लाई करें। जब वो सोचते हैं यार मैंने चीफ मिनिस्टर को भी जवाब देना है, कल को मैंने फिर वहीं पे जाके पोस्ट होना है, तो उनके लिए वो इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना इंतहाई मुश्किल होता है। दूसरा, इसके अंदर जो इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो सर भी हमारी रहनुमाई करेंगे, वो है सर्विस ऑफ नोटिस। जो अपील के अंदर है इस टाइम, ई अपील के अंदर, वो आपके IRIS के जिस तारीख को ऑर्डर हुआ है वो वहाँ से आपके वो डेट को जारी कर देता है लिमिटेशन पर्पस के लिए। अब वहाँ पे हमारे यहाँ पे आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन आज भी इलिटरेट है, लोग ईमेल यूज़ नहीं करते, लोग उस तरह कन्वीनियंट नहीं है। और जो इन्होंने अपना टैक्स निज़ाम खुद बनाया हुआ है उसके अंदर आपको पता है सब दोस्तों को कि जो नया NTN बनाना है उसके अंदर नया ईमेल दें। ये भी नहीं कि एडवोकेट्स अपना ईमेल दें और उसी ईमेल में उनको वो रिसीविंग हो जाए। अब एक एडवोकेट के लिए, एक टैक्स कंसल्टेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो रोज़ सुबह आके अपने 1000 से ज़्यादा क्लाइंट की वो आके ईमेल चेक करे कि किस ईमेल में वो कौन सा नोटिस अवेलेबल है। तो एक तो या तो ईमेल के निज़ाम को भी ये ज़रा आसान करें, एक ईमेल के ऊपर मोबाइल नंबर ये फ्रेश लें हर NTN पे, वो क्लाइंट का लें, लेकिन ईमेल के निज़ाम को थोड़ा सा आसान करें ताकि ऐसा ईमेल रिपीटेडली दिया जा सके जिसको वॉच भी किया जा सके। दूसरा, टैक्स बार के फोरम से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि ई अपील के अंदर अगर आपने सर्विस ऑफ नोटिस डेट ऑफ ऑर्डर से अगर जारी करनी है तो इसको पहले बतौर एग्जाम्पल LTO में जारी करें, जहाँ पे कंप्लायंस लेवल अच्छा है, उनकी अवेयरनेस अच्छी है, फिर इसको ग्रेजुअली साल 2 साल बाद CTO में नाफिज करें। जो RTO और जो पेरीफेरी के इलाके हैं वहाँ पे इसको अभी आपको लीनियंट रहना चाहिए मामला को, चीज़ों को करने के हवाले से। तो ये तो बातें सारी होती रहेंगी। मैं इल्तमास करूँगा अपने उस्ताद दोस्तों के सीनियर मोहतरम मंशा शेरा साहब से कि सर हमें आप अपील के हवाले से, ई अपील के हवाले से और इसके अंदर जितने मसाइल हैं वो हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर एक SRO आया हुआ है, वो निकाल के देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो विद रिगार्ड टू अपील है। जितने भी स्टैचूज हैं, हर स्टैचू में ही 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका जो होता है वो चार्जिंग का होता है, दूसरा असेसमेंट होता है, तीसरा कलेक्शन होता है। इसको हम यूजुअली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, चार्जिंग, जिसको हम चार्जिंग सेक्शन और मशीनरी सेक्शन। मशीनरी सेक्शन का जो पार्ट है, एक पार्ट रेमेडी का होता है। तो हर स्टैचू में जहाँ कोई एक्शन आर्डर किसी टैक्स पेयर के किसी पर्सन के भी खिलाफ होगा तो ये सिविल रेमेडी, स्टैचुरी रेमेडीज को हम कहते हैं, तो वो उसमें अकॉर्डिंगली उस आर्डर के अगेंस्ट जुडिशरी, वैसे तो यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ही नहीं है, यहाँ पहले ऐसे समझ लें कि देयर आर 4 काइंड ऑफ रेमेडीज जो एक टैक्स पेयर अवेल कर सकता है। उसमें से एक ये स्टैचुरी रेमेडी है जो कि जिसको हम एपलेट फोरम हमारे कहते हैं। पहला कमिश्नर अपील है, फिर इसके बाद आप ट्राइब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट में रेफरेंस में जाते हैं। इस तरह दूसरी रेमेडी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी है एक। अगर आप किसी और आर्डर से खिलाफ है तो आप FBR भी जा सकते हैं। FBR एक्ट जो है उसमें सेक्शन 7 या 6 है, उसमें भी एक प्रोसीजर है। जहाँ कहीं आप किसी से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है आपके खिलाफ है, आपके राइट को अफेक्ट करता है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है या मेल एडमिनिस्ट्रेशन है या और चीज़ है, तो आप वहाँ भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं। इस तरह FTO है, रिफंड है, आर्बिट्री आर्डर है, तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी आपके पास है। इस तरह कुछ सिचुएशन में, अदरवाइज तो सिविल रेमेडी, सिविल कोर्ट बार्ड है, उसमें आप जा नहीं सकते। लेकिन जहाँ कहीं कोई आर्डर विदाउट जुडिक्शन हो तो वहाँ उस सिचुएशन में जुडिक्शन ना हो अथॉरिटी की, तो बिल्कुल पेटेंटली इलीगल हो, तो उसमें उसको भी सर्टन लिमिटेड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसमें भी इन्वोक किया जाता है। कराची में अक्सर उसमें सूट फाइल करके वो उसको इन्वोक करते हैं। तो एक फिर आपके पास जो है वो सुपीरियर जो रेमेडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। वो रेमेडी जो है, जो रिट की रेमेडी है आपके पास, जहाँ कहीं आर्डर विदाउट जुडिक्शन हो या आपने कोई वायरी चैलेंज करनी हो या जो आप किसी स्टैचू को चैलेंज करें
कि इसके जो वायरीज हैं या सेक्शन है इन कंट्राडिक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन है, या सबऑर्डिनेट रूल जो है वो कंट्राडिक्टरी टू द स्टैच्यू है, तो उस सिचुएशन में फिर आप वो रेमेडी जो है फिर आप रिट के जरिए उसको इलीगल वॉइड डिक्लेयर करते हैं। और ये जो कमिश्नर्स होते हैं या ट्राइब्यूनल होते हैं, दे आर क्रिएशन ऑफ द स्टैच्यू। इनके ये जो है स्टैच्यू को या रूल को या नोटिफिकेशन को इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो आर्डर जो होगा, एक्शन जो होगा, उसको जितनी उनकी पावर्स है उसके मुताबिक उस पर डिसीजन दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें पहले आप जर्नल देखेंगे, फिर सारा मेरा ख्याल हमारे पास 4 बजे तक टाइम है, तो हम सारा इसको गो थ्रू कर लेंगे। तो फर्स्ट है अपील, अपील में हम जर्नल देखेंगे, फिर अपील ई फाइलिंग, इसमें लिमिटेशन, कंडोनेशन, फिर अपील प्रोसीजर, पावर ऑफ स्टे एंड लिमिटेशन, बेटा उसी को रहने देंगे। उसके बाद एंड पे जो है अपील डिसीजन, सर्विस ऑफ नोटिस एंड लिमिटेशन आगे बढ़े। तो इसमें जो जर्नल है इसमें हम देखेंगे अपील मीनिंग क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसमें क्या आता है। इसके बाद अपील जो है क्रिएशन ऑफ स्टैच्यू है, अपील इज सब्सटेंटिव राइट है, अपील कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग है। अपील और रेफरेंस में क्या फर्क है, अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन में क्या फर्क है, और फर्स्ट अपील के सेक्शन कौन से हैं, रूल टू CIR अपील का है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट देख लेंगे। तो जो अपील है बेसिकली ये एक एप्लीकेशन या ऐसे कह लें रिक्वेस्ट है हायर फोरम को अंगेज द ऑर्डर या एक्शन ऑफ द लोअर फोरम। बाकी डेफिनेशन जैसे मर्जी को इसमें लिखी हुई है, डिफरेंट ऑर्डिनरी भी है, ये डिक्शनरी में भी है, जुडिशियल डेफिनेशन भी है। बेसिक ये है कि लोअर कोर्ट जो या लोअर कोर्ट या लोअर फोरम या लोअर अथॉरिटी, एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऐसे समझ लें, एग्जेक्टिव अथॉरिटी या एडजुडिकेशन अथॉरिटी या असेसिंग अथॉरिटी, उनका कोई एक्शन, कोई ऑर्डर जिसके खिलाफ हो आप, उसके खिलाफ जो आपको डिससेटिस्फाई करता हो या जिससे आप एग्री हो, उसकी रीडरसल के लिए, उसको करेक्शन के लिए या उसको अनल कराने के लिए या उसको सेटिसाइड कराने के लिए, तो आप हायर फोरम जो भी स्टैच्यू में गिवन है वहाँ जो आप रिक्वेस्ट लेके जाते हैं उसको हम अपील कहते हैं। उसका डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, हर स्टैच्यू अपना प्रेस्क्राइब फॉर्म दे सकता है, प्रोसीजर क्या है, लेकिन बेसिक ये है कि एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट टू द हायर फोरम अंगेज द ऑर्डर एक्शन ऑफ द लोअर फोरम, इसको हम अपील कहेंगे। अपील का स्कोप जो है कि अपील है, कहाँ तक अपील हम जा सकते हैं। अपील जैसे अपील है, रेफरेंस है, रिव्यू है, रिवीजन है, रेक्टिफिकेशन है, इन सारों में डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। अपील जब हम फाइल करते हैं तो अपील का ब्रॉडर स्कोप है इन सारों से। अपील में जब अपील फाइल की जाती है तो वो ऐसे ही होता है जैसे कि आपने एक मैटर लोअर फोरम से हायर फोरम में थ्रू आउट कर दिया है। उसी तरह के जो राइट जो है या जो पावर्स लोअर फोरम की थी, दे वेंट इनटू द शूज ऑफ द हायर फोरम। सारी अथॉरिटी उसको अलहदा देने की जरूरत नहीं कमीशन अपील को, या हायर फोरम है जो पावर असेसिंग की, कार रिकॉर्ड करने की, रिव्यू करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, वो सारी पावर जो है उसी तरह ही वो कमीशन अपील के पास चली जाती हैं। उसके लिए अलहदा एक्सप्रेस पावर देने की उसको जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपील जब फाइल करते हैं तो मैटर इज सेंड टू द हायर फोरम। उसी तरह जैसे ऐसे समझ लें कि वो ऐसे ही मैटर है कि उसमें पहले कुछ हुआ ही नहीं, उसी तरह ओरिजिन से वो स्टार्ट कर सकता है। और बेसिक ये समझ लें कि वो रीअप्रेज कर सकता है, कार रिकॉर्ड कर सकता है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। जो लोअर अथॉरिटी, जो ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी है या असेसिंग अथॉरिटी जो काम कर सकती है वो सारे वो काम कर सकती है, जबकि बाकी चीज़ें जो रेफरेंस है और ये फैक्चुअल मैटर में भी कर सकती है और लीगल मैटर में भी कर सकती है। ये अथॉरिटी जो है हायर अथॉरिटी जिसके पास अपील फाइल की है, अगर आप रिव्यू फाइल करेंगे तो वो टू द एक्सटेंट ऑफ वो ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर में ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है कि उसमें क्या गलतियां हैं या सर्टन कंडीशन पे कर सकता है। जो ऑर्डर में फर्दर रीअप्रेजल ऑफ एक्ट नहीं कर सकता, दोबारा रिकॉर्ड को कॉल नहीं कर सकता, ज्यादा डॉक्यूमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट लाएं, ये वो रिव्यू का स्कोप जो है लिमिटेड होगा। इसका स्कोप जो है ब्रॉडर होगा, ये हर चीज दोबारा की जा सकती है। मैटर ऐसे ही है जैसे पहले कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रिव्यू में मैटर ऐसे है जैसे पहले हो चुका है, तो उसमें कुछ वैलिडिटी नहीं है या इलीगलिटी है, उसको उसने करेक्ट करना है। तो रिव्यू जो है वो यूजुअली वही अथॉरिटी करती है जिसने पहले ऑर्डर किया हुआ है या उसी कैडर की, जैसे डीसी ने पहले ऑर्डर किया हुआ है
तो डीसी अपने ही आर्डर को रिव्यू कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जैसे 122 वाला है, वही वाला अगर डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो उसी को रिव्यू करके अमेंडेड आर्डर कर सकता है। इसी तरह जो है बाकी जो भी सेम अथॉरिटी जब करे तो उसको हम कहते हैं रिव्यू है। वही अथॉरिटी, सेम अथॉरिटी अगर डीसी ने पहले किया और डीसी दोबारा करे, वो अथॉरिटी या सेम कैडर की, वो डीसी ट्रांसफर हो गया, नया आ गया, वो उसी कैडर का है, तो वही अथॉरिटी उसी पहले आर्डर, अपने ही आर्डर को दोबारा करता है, तो हम उसको रिव्यू करते हैं। और रिवीजन जो है, रिवीजन हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी के आर्डर को रिव्यू करती है। जैसे एडिशनल कमिश्नर है, वो आर्डर लोअर डीसी का होता है, उसको कॉल करके उसमें एरोनियस हो, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट हो, या अदरवाइज कहीं भी जो उसमें टर्म एंड कंडीशन दी है जिसके तहत उसने रिवीजन करनी है, तो वो यूजुअली लोअर अथॉरिटी के आर्डर को हायर अथॉरिटी उसको रिकॉर्ड कॉल करती है, कॉल करके अकॉर्डिंगली उसको रिव्यू कर सकती है। अब इसी तरह रेफरेंस है। रेफरेंस और अपील में क्या फर्क है? रेफरेंस यूजुअली एक ये है रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन को, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, तो उसको भेजना टू द हायर कोर्ट। हायर कोर्ट जो है ये टू द एक्सटेंट ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन है कि आप कोई क्वेश्चन अराइज हो फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, तो उसको जो टैक्स पेयर, पहले तो ये होता था ट्राइब्यूनल वहां भेजता था हाई कोर्ट में, अब ये जो है टैक्स पेयर जो एग्रीव्ड होगा वो कोई भी क्वेश्चन जो विच इज अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल वो अपना फ्रेम करेगा और टू रेफर करेगा टू द कोर्ट, और कोर्ट टू द एक्सटेंट ऑफ वो जो ऑर्डर है ऑफ द ट्राइब्यूनल उसमें से जो क्वेश्चन अराइज हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, सबस्टेंटिव क्वेश्चन हो, तो उसका वो आंसर दे सकता है। उसमें अपील की तरह नहीं, ना फैक्चुअल मैटर वहां हो सकते हैं, उसमें लिमिटेड सिचुएशन में वो भी हो सकते हैं जहां कहीं मिस रीडिंग हो, ना रीडिंग हो, एपरेंट हो और उसने उसको मिस अप्लाई कर दिया हो, तो वो फैक्चुअल भी फिर जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन सकते हैं। जनरल ये है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो सबस्टेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, डिस्प्यूटेड हो, ऑलरेडी सेटल्ड ना हो, तो टू दैट एक्सटेंट जो हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल हो सकता है। उस पर रेफरेंस में फिर और कोर्ट जो एग्जामिन करता है कि ये अकॉर्डिंग टू द लॉ या ऑलरेडी सेटल के या लेजिस्लेटर की इंटेंशन इसमें क्या है और इसका क्या आंसर बनता है, वो अकॉर्डिंगली आंसर देता है और अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल करता है। और अपील में, क्योंकि अपील फैक्चुअल भी होती है और मैटर भी दोबारा बिगिनिंग से होता है, उसमें ये नहीं, उसका लिमिटेड स्कोप है। ये इन तीनों सब में डिफरेंस है। बाकी आप इसमें केस लॉ शब्द है। दूसरा ये अपील इज द क्रिएशन ऑफ स्टैच्यू एंड नॉट इनहेरेंट। जिसका ही स्टैच्यू है, जैसा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है या सेल टैक्स एक्ट 1990 है या आपका FED है या कस्टम है या PRA एक्ट है, उसमें जहां कहीं स्टैच्यू में आपको अपील दी होगी तो आप फाइल कर सकते हैं। अगर ना दी हो तो वो आपका इनहेरेंट राइट नहीं है कि आप जरूर ही अपील करेंगे। जहां अपील नहीं है फिर उसके लिए बाकी रेमेडी मैंने आपको बताई है कि आप रिट, उसमें फिर डायरेक्टली आप रिट फाइल कर सकते हैं। जहां कहीं स्टैच्यूटरी रेमेडी गिवन हो तो रिट के लिए भी जरूरी है कि पहले उसको एग्जॉस्ट करें, अनलेस के वो वैरी चैलेंज ना हो या कोई विदाउट जुडिक्शन ना हो, फिर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अगर आपकी वायरी चैलेंज नहीं है, ऑर्डर विदाउट जुडिक्शन नहीं है, अदरवाइज आपने चैलेंज किया है, एग्रीव्ड है, तो फिर आपने पहले जितनी भी स्टैच्यूटरी रेमेडीज हैं, वो अपील है, रिव्यू है, रिवीजन है, वो आप उसको एग्जॉस्ट करेंगे और फिर आप जाएंगे। इसमें पहले एक चीज मेरे साथ रह गई, उसमें वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, रिव्यू, रिवीजन। रेक्टिफिकेशन का स्कोप बिल्कुल उस बाकी दोनों से भी लिमिटेड है। उसमें एपरेंट मिस्टेक है, कोई एपरेंट मिस्टेक हो ऑन द फेस ऑफ ऑर्डर या रिकॉर्ड, तो उसको दैट इज फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ ऑर्डर, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ना हो, प्रो करने की जरूरत ना हो, या उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना आती हो, तो ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ना हो, जस्ट एपरेंट मिस्टेक हो, मैकेनिकल हो या टाइपिंग एरर हो या उस तरह की चीजें जो है वो उसमें रेक्टिफाई हो सकती हैं। उसमें लीगल मिस्टेक भी रेक्टिफाई हो सकती है, लेकिन और फैक्चुअल मिस्टेक भी रेक्टिफाई हो सकती हैं। तो ये इनहेरेंट राइट नहीं है, ये आपका स्टैच्यू आपको देगा, मैटर ऑफ स्टैच्यू है, स्टैच्यू आपको देगा कि ये वाले आर्डर जो है अपील हो सकती है, तो फिर वही आर्डर अपीलेबल है। अगर कोई सेक्शन आर्डर नहीं लिखा हुआ तो आपका इनहेरेंट राइट नहीं है कि सेक्शन 127 अपील का है तो हर आर्डर या हर एक्शन जो आपका उसमें आप अपील कर सकते हैं। ये नहीं, जो स्पेसिफिकली जिसको आपका राइट ऑफ अपील दिया है वही आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बाकी आप अदर रेमेडी अवेल करें। ये सब्सटेंटिव राइट ऑफ अपील है, ये मेयर मैटर प्रोसीजर नहीं है, ये आपको कोई डिनाई नहीं कर सकते कि आप जी ये फाइल नहीं कर सकते। आगे
आगे आगे आगे वो ये मैंने बता दिया कि अपील इज कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग, ऐसे ही है जैसे आप ओरिजिन से ही चल रहे हैं तो उसका अगला स्टेप है। इसमें ये केस ला है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ बेटन ओके, ये पीछे नहीं बेटा, पीछे बैक से नहीं, आगे से या बस एक पीछे। ये हमारा स्टार्ट है। इसमें हमारे जो आज का जो टॉपिक भी है और उसके रेलेवेंट सेक्शन जो है फर्स्ट अपील सेक्शन 127 है और ये है डील करता है विद फाइलिंग ऑफ अपील और फाइलिंग के साथ लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन कि हमने कब तक फाइल करनी और कंडोनेशन, तीन मेन चीज़ें हैं इसमें। फाइल हमने किस आर्डर के खिलाफ करनी है, कौन फाइल कर सकता है, अपील फ़ी क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या होंगे, टाइम लिमिटेशन कब होगी हम फाइल कर सकते हैं, अगर विद इन टाइम नहीं हम फाइल करते तो फिर हम कैसे उसकी ये लिमिटेशन जो कंडोनेशन है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। इसमें अभी पहला 127 का सब सेक्शन है, फिर कंपिटेंट भी कौन अथॉरिटी कौन लो कर सकते हैं ये हम फिर आगे देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स भी है, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट भी है, कौन कौन से ये हम देख लें। रूल जो अभी आए हैं ई फाइलिंग के 76 से लेके 72, टाइम ऑफ लिमिटेशन बेटा आगे चलें, आगे पावर एंड कंडोनेशन लिमिटेशन, ये आपके 127 है, ये अपीलेबल आर्डर है। इन्हें ये आर्डर स्पेसिफिकली सेक्शन जो है 127 उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि इन आर्डर ये आर्डर होंगे तो आप कमिश्नर अपील जो है जो रेलेवेंट आपका होगा। तो वहाँ इसमें डिफरेंट है, 122 है, 21 है, 43 है, 44 है, 62 है, 205 है, ये जो सेक्शन मेंशन है ये है। आगे चले बेटा, इसमें आखिरी एक इम्पॉर्टेंट है, ये बाकी तो सेक्शन मेंशन है, आखिरी वाला जो सेक्शन है अदरवाइज इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ पर्सन मे प्रेफर अपील टू द कमिश्नर अपील एंगेज है। आखिरी वाला एक जनरल है, तो अब कोई जो आपकी लायबिलिटी कोई भी आर्डर एक्शन जिसने आपकी लायबिलिटी, बाकी सेक्शन स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड सेक्शन के अलावा भी कोई आर्डर जो आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा हो तो उस सिचुएशन में जिसने लायबिलिटी आपकी इंक्रीज की है वो भी आप उसके इवन दो वो मेंशन सेक्शन नहीं है लेकिन उसका आर्डर आपके खिलाफ हुआ है जिससे आपकी लायबिलिटी बढ़ी है, उसकी भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो जर्नल ओमनीबस क्लास जो है वो भी इसमें दे दी गई है। तो अगर आपका इसमें सेक्शन मेंशन भी नहीं है तो उस सिचुएशन भी अगर वो आपको कहते हैं कि जी आप अपील फाइल करनी है, आप समझे इसमें नहीं है, वो कहें अपील आप फाइल नहीं कर सकते, तो ये वाली लास्ट वाली जो है ये क्लास आप उसमें कर सकते हैं और अपील अवेल कर सकते हैं। ये बता ये कॉम्पिटेंट पार्टी कौन है, ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज, इन तीनों में तो सिर्फ वो टैक्स पेयर ही फाइल कर सकते हैं। जहाँ कहीं एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है सेपरेट होती हैं फ्रॉम द एग्जेक्टिव अथॉरिटी, वहाँ एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है उनको भी राइट दिया गया है कि वो जैसे कस्टम है तो वहाँ पहले हमारे सेल टैक्स में भी होता था कि पहले ऐसे था एडजुडिकेशन अथॉरिटी सेपरेट थी, एग्जेक्टिव सेपरेट थी, तो एग्जेक्टिव वाले आर्डर शार्ड करते थे और एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास वो प्लेस करते थे, एडजुडिकेशन वाले आर्डर पास करते थे। अब उसके ऑडिटिंग अथॉरिटी या एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी अपील फाइल कर सकती थी जब वो एडजुडिकेशन अथॉरिटी का ऑर्डर होता था और अकॉर्डिंगली टैक्स पेयर भी कर सकता था। अब क्योंकि एडजुडिकेशन अथॉरिटी और एग्जेक्टिव अथॉरिटी का डिफरेंस फेडरल एक्साइज में और इसमें ख़त्म कर दिया गया, तो इसलिए अब वही एग्जेक्टिव हैं वही हैं, तो इसलिए उनके पास राइट ऑफ अपील नहीं है। अब टैक्स पेयर के पास इसका है, जो भी टैक्स पेयर डिसेट या इसमें तो वैसे लिखा हुआ एनी पर्सन, जो भी पर्सन डिससेटिस्फाई होगा, एग्रीव्ड होगा फ्रॉम द ऑर्डर, तो वो इन एक्शन जितने ऑर्डर्स हैं या अदरवाइज इंक्रीजिंग द लायबिलिटी तो वो टू द कमिश्नर अपील जा सकता है और अपील फाइल कर सकता है। जी बेटा, ये कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वो टैक्स अंडर सेक्शन ये 137 है, 127 सेक्शन है। वैसे सेक्शन जो है जो आपका एडमिटेड लायबिलिटी जो है आपकी, आपने जब रिटर्न फाइल की है तो उस वक्त आप निकालते हैं कि ये डिमांड आपकी बनती है, और अगर आपने वो खुद एडमिटेड लायबिलिटी पे नहीं की तो वो फिर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्राइस ऑफ अवेलिंग दी रेमेडी ऑफ अपील नहीं है। पहले एक दफ़ा एक आया था कि आप 10% जमा कराएंगे तो अपील फाइल कर सकते हैं, तो वो हमने कोर्ट में चैलेंज किया था कि कोई जस्टिस लेने के लिए प्राइस पे करना जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। इस साल भी आया था
बजट में आया था, लेकिन अल्टीमेटली फिर पार्लियामेंट ने वो वापस विड्रा कर लिए। तो इसलिए अपील फाइल करने के लिए कोई कंडीशन, पेमेंट की कंडीशन या अमाउंट की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। ये आप अमाउंट या इतने % आप डिमांड पे करेंगे तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो आपने जब रिटर्न फाइल की है उसमें तो एडमिट की हुई है, खुद आपने अपील जब रिटर्न फाइल की है तो वहां आपने डिमांड खुद बनाई है कि इतनी मेरी एडमिटेड लायबिलिटी है, वो आपने रिटर्न फाइल कर दी। अब तो रिटर्न ही नहीं फाइल हो सकती, ये पुराना क्योंकि लॉ है। तो पहले आप एडमिट कर लेते थे मेरी 2 लाख रुपए लायबिलिटी है, वो रिटर्न के साथ जमा करवानी होती थी। लेकिन अगर हम नहीं जमा करवाते थे तो रिटर्न तो मैनुअल होती थी, जमा हो जाती थी। तो ये उसकी बात है। अगर आप वो जमा नहीं कराई हुई तो अपील फाइल करने से पहले वो आप जमा कराएंगे तो फिर अपील होगी। लेकिन क्योंकि आप सिचुएशन वो राइज ही नहीं हो सकती, क्योंकि आप रिटर्न आपकी जाएगी नहीं जब तक आप वो एडमिटेड लायबिलिटी खुद आप उसका चालान जमा नहीं करवाएंगे। तो इसलिए ये वाला सेक्शन ही है, बस प्रैक्टिकल ही ये अप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट वाला नीचे अब प्रेस्क्राइब फॉर्म है, अपील एंड डॉक्यूमेंट 127(3) सेक्शन है, 4 और पहले मैनुअल थी, अब ऑनलाइन। ये पुराना है, 1262 पुराना था, अब नया जो है 1315 SR हुआ है। ये तो पुराना कोई आपने दिए, ये 1315 9 दिसंबर 2020 का SRO है। ये नंबर है इसके 1315। पहले पुराना ये था, इसमें जो था वो आपका मैनुअल प्रेस्क्राइब फॉर्म था, फाइल भी करते थे। तो आप उसकी जगह रूल जो 76 से लेके 76O तक जितने रूल थे रिगार्डिंग फाइलिंग वाले वो सारे चेंज कर दिए। अब नए रूल के तहत अपील ऑनलाइन फाइल होगी, उसका भी हम फिर प्रोसीजर देखते हैं। इसमें अपील जो है ऑनलाइन फाइल करने के लिए पहले प्रेस्क्राइब वो मैनुअल था, तो अब आप IRS पे जो है फॉर्म भी नहीं है, 2-3 लाइनें या नाम शाम लिखना है वेरिफिकेशन वाला, उससे फाइल हो जाएगी। तो आप लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। उसके साथ तो फिर डॉक्यूमेंट है, अपील जो प्रेस्क्राइब मैनर है, पहले उन्होंने उसमें साइन सिग्नेचर ये वो जो डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब लगाने उसके मुताबिक थे, लेकिन अब वो तो इलेक्ट्रॉनिक मैनर है फाइल करने के, इलेक्ट्रॉनिक साइन सिग्नेचर वेरिफिकेशन है, और इलेक्ट्रॉनिकली उसमें जो डॉक्यूमेंट मेंशन है, डॉक्यूमेंट मोस्टली उसमें 4 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑर्डर जो है जिसके अगेंस्ट आपने जाना है वो भी डाउनलोड खुद ही हो जाएगा, वहां से आप डेटे शेटे डालेंगे, हम डिस्कस करते हैं। तो एक जो डिमांड नोटिस है, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डिमांड नोटिस है, 137(2) का होगा या 1 का होगा, वो आपने लगाना है। तीसरा ग्राउंड ऑफ अपील लगाने हैं। चौथा आपने अपील फी जमा करानी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको, अगर ऑडिट वाला है केस तो ऑडिट का नोटिस सिलेक्शन का आया होगा, फिर रिप्लाई दिया होगा, रिकॉर्ड कॉल किया होगा, फिर आपने रिप्लाई दिया होगा, शो काज नोटिस आया होगा 122 का या 121 का जो भी आपका केस है उसका रिप्लाई दिया होगा, और वो वाले डॉक्यूमेंट जो है। और भी कोई आप साथ लगाना चाहते हैं, कोई रिकॉन्सिलेशन है, कोई चीज़ है, जितनी ज़्यादा केस ला भी लगा सकते हैं उसमें, जो चीज़ आप अटैच करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो 4 है, ठीक है। एक ऑर्डर है, डिमांड नोटिस है, और ग्राउंड है, और अपील फी है, बाकी अदर्स नहीं। जी आगे इसके बाद ग्राउंड डिटेल वो वैसे तो प्रिसाइजली पैराग्राफ में बने हुए हों, और ये नहीं कि 2-2 पेज का एक ही ग्राउंड हो, तो पैराग्राफ में उसको आप प्रिसाइजली दिए हो, तो इस तरह आपके ग्राउंड हो। फीस आपकी 5000 और 2500 है कंपनी में, अदर देन कंपनी 2500 है। असेसमेंट केस में 5000 पहले कम होती थी, अब ये वाली फीस है, ये फीस का भी आप चालान बनाएंगे। अदर देन इन केस ऑफ अदर केस असेसमेंट का ऑर्डर है तो कंपनी में 5000 2500। असेसमेंट के अलावा ऑर्डर है, जैसे पेनल्टी का ऑर्डर है या कोई और है जो असेसमेंट में फाइल नहीं करते, तो फिर 5000 और 1000 फीस। ये SRO जो 1315 है, इसके ये सेक्शन है, रूल है 76A भी। पहले में अपील फाइल टू ऑन वेब पोर्टल, डेटा फाइलिंग से मुराद ये है कि जिस दिन आप अपील फाइल करेंगे वो समझी जाएगी, ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो वो डेट समझी जाएगी कि ये उसकी डेटा फाइलिंग है। जैसे पहले आप वो स्टैंप आपकी होती थी, उसको हम समझते थे
कि जिस दिन आपने फाइल की है कमिश्नर अपील को, तो साइन स्टैंप वाली डेट थी, वो डेटा फाइलिंग थी। तो आप डेटा फाइलिंग जिस दिन को आप सबमिट करेंगे उसको समझा जाएगा। तो वेब पोर्टल पे जो प्रेस ड्राइव फॉर्म है उस पर आप फाइल करेंगे। डॉक्यूमेंट पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद इंटीमेशन ऑफ फाइलिंग, वो ऑटो पे ही रिस्पोंडेंट कमिश्नर वो ऑटो पे ही इंटीमेशन हो जाएगी। उसके बाद एफिडेविट रिगार्डिंग कंट्री फैक्ट, अगर आपका जो ऑर्डर है और जो आपने अपील बनाई है उसमें कोई ऐसे फैक्ट हैं जो आपकी बात नहीं मानी, जिससे आप कंट्राडिक्ट करते हैं, उसने कुछ और लिख दिया है, आपने कुछ और कहा है, तो उसी चीज आपने रिकॉर्ड दे दिया है, उसने कहा जी इन्होंने रिकॉर्ड ही प्रोड्यूस नहीं किया, ऐसे कोई फैक्ट हैं आपने लिखे हुए हैं अपील में या ग्राउंड में, तो उसका आप एफिडेविट से दे सकते हैं कि ये रिकॉर्ड मैंने प्रोड्यूस किया है, जबकि उसने डिनाई किया है। या आपने अटेंड की हियरिंग, उसने कहा मैं इन्होंने अटेंड ही नहीं की, तो या आपने रिप्लाई दिया है, एक्नॉलेज भी हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप कंट्ररी फैक्ट हो। अदरवाइज सारी चीज़ें सही हैं तो बाकी चीज़ों में वैसे आप हम अपील फाइल करने में अदरवाइज भी एफिडेविट देते हैं कि जो कुछ मैंने इसमें कहा हुआ है मेरी नॉलेज के मुताबिक या इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बिल्कुल ट्रू एंड फैक्ट है। लेकिन उस एफिडेविट वो देना मैंडेटरी नहीं है, वो एफिडेविट देना मैंडेटरी है जिसमें कंट्ररी फैक्ट आप वो करना चाहते हो कि ये चीज़ें मैंने दी है या हेयर अटेंड की है या बुक्स मैंने दी हैं या रिकॉन्सिलिएशन मैंने दी हैं और उन्होंने उसको डिनाई किया। उसके बाद डिफेक्टिव अपील है। डिफेक्टिव अपील में अगर आप उतने दिनों में फाइल नहीं करते तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली 3 दिन के अंदर अंदर, जब डेट आपकी खत्म होगी, ये ऑर्डर आपका इस डेट का है, 30 डेज एंड होंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक नोटिस आ जाएगा कि आप अपील फाइल करें। फिर आप उसके लिए कंडोनेशन फाइल करेंगे, अपील फाइल करेंगे, या कोई उसमें डिफेक्टिव हो, कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट शार्ट कम हो तो आप फाइल करेंगे, आपको नोटिस आएगा। नोटिस के बाद फिर उस पर भी ऑर्डर जो है कमिश्नर रिवील कर सकता है कि ये आपकी वैलिड है, इनवैलिड है, रिजेक्ट करनी, एक्सेप्ट करनी। यूजुअली एक्सेप्ट ही हो जाती हैं क्योंकि प्रोसीजरल मैटर है, कोई चीज़ आपने नहीं दी तो दोबारा भी हो सकती है, इसमें कोई। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, तो जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसके आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपने साथ अटैच करनी है, उसमें सिग्नेचर साइन ये वो जो पहले टिकट जो लगाना लगा के आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्पोजल फाइलिंग ऑफ स्टे एप्लीकेशन है, तो फाइल आपने वो भी ऑनलाइन ही फाइल करनी है। पहले हम अपील फाइल करेंगे, अपील फाइल कर रहेंगे या कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे प्रोसीजर देखते हैं। वो कंप्लीट होगा तो फिर असाइनमेंट का एक टैब आएगा, वो खुलेगा, उसमें विदड्रॉल के लिए है कि आप अगर अपील विदड्रॉ करना चाहते हैं तो ये वाले फिर उसका प्रोसीजर है, उस पर चलेंगे। अगर आपने उस पर स्टे लेना है, स्टे वाला नोटिस भी आया होगा तो स्टे वाला खुल जाएगा, फिर हम उसको फिल करेंगे, उसकी एप्लीकेशन देंगे, फिर उसकी हेयरिंग होगी, हेयरिंग के बाद फिर उसका ऑर्डर आएगा, उसका प्रोसीजर आगे है। डेट एंड प्लेस वो जहाँ है, हेयरिंग ऑफ अपील एंड स्टे एप्लीकेशन, नोटिस टू बी इशूड। उसके बाद रिपोर्ट है वो इंटरनली, इससे भी पता चलता है ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट FBR को सारी देनी है, कितने केस हमने किए हैं, कितने डिस्पोज किए हैं, कितने कन्फर्म किए हैं, कितने आपने सेटिसाइड किए हैं, कितने रिमांड किए, तो रिपोर्ट भी उनसे मांगते हैं। मैनुअल ऑर्डर लेटर रिसीव्ड, पुराने कोई अगर ऑर्डर हैं जो 2014 से पुराने हैं या अपलोड नहीं हुए पुराने, आप अपीलें फाइल कर रहे हैं, तो जो अपलोड नहीं हुए ऑर्डर या नोटिस उसको उन्होंने कमिश्नर को डायरेक्शन दी है कि ऑनलाइन आप पोर्टल पे अपलोड कर दें ताकि उधर वो मैच कर जाएं टू द अपील, तो अपील में आप भी फिर डाउनलोड करके वो साथ अटैच कर सकें। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक, अब जितने ऑर्डर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक, स्टे ऑर्डर भी, कंडोनेशन ऑर्डर भी और अपील का ऑर्डर जो होगा वो भी फिर इलेक्ट्रॉनिकली आपको आएगा, तो अकॉर्डिंगली फिर आगे हम कन्वर्ट चले। तो एक्सप्लेनेशन ये इंपॉर्टेंट है, 2014 से लेके ऑनवर्ड अब तक, 1 जनवरी से ऑनवर्ड जो भी अपीलें होंगी इस पीरियड की, जो ऑर्डर या इसके बाद आप 1 जनवरी से ऑनवर्ड अपील फाइल करेंगे वो आपने ई फाइल करनी है। 2014 से 14 ये टैक्स ईयर से आज तक के जो अब अपील फाइल करेंगे, उससे प्रायर जो है वो पुराने सिस्टम मैनुअल के साथ चलेगी, या इससे पहले जो आपने फाइल की हैं दिसंबर से पहले फाइल की हैं मैनुअल, तो वो फिर उसकी कंडोनेशन या स्टे वो मैनुअल ही करेंगे। क्लियर? तो 1 जनवरी से ऑनवर्ड जो अपील फाइल करेंगे 2000 टैक्स ईयर 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक की या ऑनवर्ड सारी वो ऑनलाइन चलेंगी और उस ई फाइलिंग से चलेंगी, और जो इससे पहले आपने फाइल कर दी या इससे 14 से पहले वाली हैं वो ओल्ड के मुताबिक ही चले। क्लियर? आगे चले, आगे हम आप उसको देखते हैं।
अब इसमें डेट ऑफ फाइलिंग और पीरियड ऑफ टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग। डेट ऑफ फाइलिंग तो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जिस दिन आपने डेट फाइल करनी वही डेट ऑफ फाइलिंग कंसीडर होगी। तो पीरियड जो है आपको पता ही है कि 30 डेज है कि आपके 30 डेज के अंदर अंदर आपने 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, जब आपको जो लॉ में टाइम है जो सेक्शन में दिया गया है वो 30 डे है फ्रॉम द सर्विस ऑफ ऑर्डर, जिस दिन आपको रिसीट ऑफ ऑर्डर है। यहाँ जो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया हुआ। यहाँ उन्होंने कहा जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिकली जो डॉक्यूमेंट डेट है उससे ही वो काउंट करेंगे, और 30 दिन जिस दिन खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो टैब भी बिल वाला बंद हो जाएगा और कंडोनेशन वाला ऑपरेटिव हो जाएगा। इवन दो आपको 30 दिन के बाद भी सर्व हुआ है तो आप फिर भी आपको कंडोनेशन देनी है, जो कि कानून के खिलाफ है, क्योंकि आपका पीरियड जो 30 डेज स्टैच्यू ने दिया है वो स्टार्ट ही होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर तो उनके पास ही अगर है, उन्होंने ऑनलाइन अपलोड नहीं किया या किसी वजह से भी आपको बाद में दिया है। वैसे भी एक दो क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि सर्विस आप ऑनलाइन भी करें, उसके साथ साथ आप मैनुअल भी करें, टीसीएस करें या अर्जेंट मेल से करें, ताकि क्योंकि आईटी सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं है, बाद दफ़ा वैसे भी नॉन प्रैक्टिकेबल है कि हर चीज़ ही ऑनलाइन हो, तो एटलीस्ट क्योंकि सर्विस से लोगों के राइट अफेक्ट होते हैं, लाइबिलिटी उन पे डलती है, तो इसलिए एटलीस्ट जो मैनुअल सर्विस या ऑनलाइन या टीसीएस जो एक दिन में वो भी सर्विस हो सकती है, तो वो सर्विस करनी चाहिए ताकि वो अपनी सब्सटेंटिव राइट ऑफ अपील जो है वो कर सके। तो ये इसमें अभी लकूना है कि उन्होंने उसको आपका टैब भी बंद कर देना और सब्सटेंटिव राइट को ही और अब्रिज कर देना वो सही नहीं है। तो इसलिए वो जो है ओपन होनी चाहिए, जो वाला है क्लोजर नहीं होना चाहिए, ओपन हो, आप उसमें फाइल कर दें। अगर उसमें है कि वो डिले है 30 डेज से ओवर है, ज़्यादा दिन है, तो उसके लिए फिर वो नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस देख सकते हैं कि आपका इतना डिले है, आप कंडोनेशन, फिर उसके लिए कंडोनेशन खोल दें। पहले कंडोनेशन का कानूनी तौर पे भी पहले जब कोई अपील फाइल की जाए, अगर जो जुडिशियल फोरम है या कोर्ट भी है, तो सबसे पहले वो मैटर जो होता है कंडोनेशन वाला वो पहले डिसाइड होता है। पहले अपील से पहले उसकी वैलिडिटी ऑफ अपील चेक करना होती है। कंडोनेशन या टाइम ऑफ फाइलिंग उसकी वैलिडिटी का एक पार्ट है, पहले उसको डिटरमिन करना है कि वो सही है या नहीं। उसके बाद फिर डिटेल उसकी प्रोसीडिंग या उसकी जो उसकी नोटिस हैं या उसके दोनों पार्टी को कॉल करना या आर्गूमेंट लेना, वो सब्सिक्वेंट बात है। पहले कंडोनेशन का डिसीजन जरूरी है कि वैलिड है, तो फिर ऑनवर्ड हेयरिंग होनी है और फिर डिसीजन की तरफ जाता है। तो यहाँ उन्होंने वो टैब भी बंद कर दिया। तो कंडोनेशन के लिए ये 30 डेज का टाइम तो फाइल करने के लिए, अगर आप 30 डेज में फाइल नहीं करते तो फिर आपको कंडोनेशन का राइट स्टैच्यू देता है, सब सेक्शन 5 है आपका 127 का। तो इसमें यह है कि अगर आप यू हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ अपील विद इन 30 डेज, तो उस सिचुएशन में कोई सर्कमस्टांसेस हैं, आपके पास रीजनेबल काज हैं, तो उस सिचुएशन में आप कंडोनेशन अनवोक कर सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने कहा 30 ऑर्डर से ही 30 डे, लेकिन अदरवाइज लीगली जो है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस से आप किसी वजह से वो उसको फाइल नहीं करते विद इन 30 डेज, तो फिर आपके पास ये 30 डेज भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, मुकम्मल तौर पे नहीं है कि इसके बाद फिर आपका हमेशा के लिए राइट खत्म हो जाएगा। ये भी कंटिंजेंट है। इसके बाद फिर आपको जो अथॉरिटी है, अपीलेट फोरम जो है, कमिश्नर अपील जो है, उसके को डिस्क्रिशन दी गई है कि आप डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करें, देखें किस हालात की वजह से नहीं फाइल की और आपने वो रीजनेबल काज या रीजनेबल आपकी जो बेसिस हैं, रीजंस हैं, ग्राउंड्स हैं, वो अपनी प्लीड करें और साथ आप दें, तो इनकी वजह से तो फिर वो कंडोन हो सकती है। कंडोन करके फिर वो वैलिड होके ऑनवर्ड फिर चल सकती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक केस है जहाँ कहीं भी आपका हो नीचे बैठा है, ये अशरफ दुआ खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया, यहाँ फिर हाई कोर्ट ने दिया। इसमें को 8-10 गाइडलाइंस हैं, तो जो ये जिसमें कंडोनेशन आप इस पे अप्लाई करें, एटलीस्ट जब भी आप एप्लीकेशन दें तो एप्लीकेशन में ये केस ला के ये 8-10 जो रूल्स हैं ये उसमें आप रिप्रोड्यूस कर दें, तो उसमें डेफिनेटली आपको कंडोनेशन हर हाल में उसको देना पड़ेगी। एक तो बेसिक ये इसमें है कि जी अगर लेट कोई फाइल करता है अपील, तो उसमें डिले फाइल करने से उसको फ़ायदा नहीं है लिटिगेंट को। दूसरा ये है कि जहाँ
टेक्निकलिटी या जस्टिस आपस में compete करते हो, जो जस्टिस को प्रेफर देना चाहिए। आगे इसमें यह है कि ये जो जुडिशरी है इसको जस्टिस के लिए माना जाता है, इनजस्टिस करने के लिए नहीं है। तीसरा उन्होंने आगे अगला राउंड है कि चीज़ों को टेक्निकलिटी पे नॉकडाउन नहीं करना चाहिए, मेरिट पे देखना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि ये सिविल मैटर नहीं है, दो बंदों में आपस में नहीं है। सिविल मैटर में हो तो एक का राइट है भाई, दूसरे को राइट अक्रू हो गया, उसने नहीं किया। ये तो स्टेट वर्सेस है, और स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल है, तो स्टेट को उससे क्या नुकसान हुआ, तो इसलिए स्टेट को चाहिए उसको राइट ऑफ रेमेडी या दे और कंडोनेशन सिंपैथेटिकली कंसीडर करनी चाहिए। तो और स्टेट चाहिए कि स्टेट जो है उसको ये राइट कंडोनेशन का दे और चीज़ों को मेरिट पे देख ले। और आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें एक पॉइंट दिया गया है वो ये है कि जो टैक्स है ये कंपल्सरी एक्सेशन अब नहीं है। जब कंपल्सरी आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, उसको अगेंस्ट उसको स्पेसिफिकली तो कोई चीज़ दे नहीं रहे, तो कम से कम उसको राइट ऑफ कंडोनेशन या किसी वजह से डिले हो गई है तो वो तो एटलीस्ट अलाउ करें। तो बेसिकली इन पैरामीटर पे ये सारे ही एक किस्म के रीजनेबल काज हैं, तो इसलिए कंडोनेशन एटलीस्ट जरूर अलाउ करनी चाहिए। ये बेटा आगे ये इसमें डिफरेंट केस ला है, आप देख सकते हैं कि कॉपी आपको नहीं मिली, अप्लाई की है, वो टाइम टेकन जितना कॉपी में लगा है वो भी एक्सक्लूड हो सकता है। उस दिन छुट्टी थी, आप बाहर थे पाकिस्तान से, वो टाइम भी एक्सक्लूड हो सकता है। डिफरेंट एक्सक्लूजन्स हैं जहाँ कहीं है, तो आप इसको इन केस ला को दे सकते हैं। देख के तो अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कंडोनेशन होती है या स्टे होता है और फिर अपील होती है, तीन चीज़ें। इसमें मैंने केस ला काफ़ी सारे आपको कंडोनेशन के दे दिए, तो इन पैरामीटर पे आपको कोई मसला हो तो कंडोनेशन आप फिर ईजी आपको मिल सकती है। जी बेटा आगे चलो आगे। और कंडोनेशन डिस्क्रिशनरी है, जहाँ कहीं डिस्क्रिशनरी किसी कोर्ट ने या फोरम ने एक्सरसाइज करनी है तो पहला रूल उसके लिए कि उसको आर्बिट्ररी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जैसे नहीं कह सकता कि रिजेक्टेड, तो उसके लिए उसको रीजनेबल होना पड़ेगा, और सर्कमस्टांसेस फैक्ट को और जो बाइंडिंग जजमेंट ऑफ कोर्ट आप देंगे उसको भी देखना पड़ेगा। दूसरा, जिस उसका ऑब्जेक्टिव जो स्टैचू का है, कंडोनेशन जब स्टैचू ने दी है, लेजिस्लेटर ने कहा कि कंडोनेशन रीजनेबल काज पे और डिस्क्रीज पे देनी है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए देनी चाहिए। तीसरा, जो भी डिसीजन करे रीजनेबल मैनर में हो। तीन जो बेसिक, जहाँ कहीं भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है तो ये तीन बेसिक पैरामीटर जो है इसको फॉलो करते हुए उसने करनी। ये आगे आगे नेक्स्ट हाँ, ये ऑटो पे ही इंटीमेशन होएगी। फाइलिंग ऑफ एफिडेविट रिगार्डिंग कंट्री फैक्ट, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है। ये डिफेक्टिव बिल वही वाला उसका रेलेवेंट रूल है। आगे चलो, पावर ऑफ अटॉर्नी का भी मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया। ये बता, ये नेक्स्ट सेक्शन हो गया 128, इसमें नोटिस ऑफ हियरिंग होगा। फिर उसके बाद पावर ऑफ स्टे है 30 डेज के, एक्सटेंशन भी 30 डे और एक्सटेंशन हो सकती है। पावर ऑफ एडजर्मेंट है 128(2) है। पावर ऑफ न्यू ग्रांट भी आपको मिल सकते हैं, और वो कॉल रिकॉर्ड भी कॉल कर सकता है, इंक्वायरी भी कर सकता है। एडमिशन और नॉन एडमिशन डॉक्यूमेंट, यूजुअली तो ये है कि जब आप जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिए बिफोर द लोअर अथॉरिटी, तो ये हायर अथॉरिटी यहाँ इस स्टैचू में उसमें कंस्ट्रेंट है, चाहे वो एक्सेप्ट कर सकता है या आप रीजनेबल काज बता दें कि जी वहाँ मुझे इस वजह से मैं नहीं दे सकता, तो फिर आप इधर भी देख सकते हैं। उसके बाद जी ये उसके अलग-अलग सेक्शन है, आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट मिनट हम मेन पे चलते हैं। ग्रांट ऑफ स्टे आप लेने के लिए, इसके लिए भी केस ला है कि जो, क्योंकि अपील जो कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग है और फंडामेंटल राइट जो एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, अगर आपको स्टे ना दिया जाए तो आपका वो राइट इन्फ्रिंज होता है। और साथ साथ ये है कि अगर आपको एक्सेस टू जस्टिस ना दिया जाए तो आपको डिनाई किया जाए, तो आपसे रिकवरी कर ली जाए, तो आपकी अपील जो है या अपील का टोटल प्रोसेस जो है इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल चीज़ें, और आपको इस तीन चीज़ें इसमें ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट जो कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट जो है प्राइमा फेसाई केस है। आप प्राइमा फेसाई केस बताएं कि मेरा ये वाले केस ला हैं, या ये लीगल हार्डशिप ये है, फाइनेंशियल ये है, दूसरी ये है। तो लीगल अगर कोई केस ला है या आर्बिट्रेटरी आपकी असेसमेंट है चीज़ें हैं, तो प्राइमा फेसाई डिटेल नहीं,
कि डिटेल नहीं कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ये वो दें और प्रूव करें, डिटेल आर्गूमेंट नहीं, प्रेमा फेसाई आप बताएं कि मेरा केस आर्गुएबल है, तो ये एक जो इंग्रेडिएंट है स्टे का, ये आप करना है, उसको आपने प्रेमा फेसाई केस अपना स्टैब्लिश करना है कि प्रेमा फेसाई मेरे फेवर में ये बनेगा। तो इस सिचुएशन में कोई एक आधा केस ला भी है तो वो भी सफिशिएंट है, वो कह देगा कि ऑलरेडी डिसाइड हुआ है, तो ये प्रेमा फेसाई है कि ये भी उसी तरह डिसाइड होगा एज ए मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी और सर्टेनिटी इसी तरह ही होगा, तो प्रेमा फेसाई मैटर है। दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कि मेरी फेवर में है बैलेंस ऑफ, और दूसरा इररिपेबल, तीसरा इररिपेबल लॉस, इस अगर नहीं करेंगे तो मेरी इनफ्रक्चुअस हो, अपील भी इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, पैसे भी चले जाएंगे, मेरा बिजनेस भी डाउन होगा, तो इररिपेबल लॉस होंगे। फर्दर सब्सिक्वेंटली अपील अलाउ भी हो जाएगी तो वो लॉस रिकवरेबल फिर नहीं होगा, और इसलिए बेहतर ये है कि फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अपील तो स्टे दे दिया जाए। 3 इंग्रेडिएंट जो है वो आपने फुलफिल करना है। जी आगे आप बाकी ये केस ला है ये आप अपनी उस स्टे एप्लीकेशन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, करके तो अकॉर्डिंगली आप यस जी बेटा आगे आगे जी आगे 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 ये नेक्स्ट है पावर एंड नेचर ऑफ डिसीजन, ये 129 है। अपील हियरिंग के बाद तो आर्डर किस नेचर का कर सकता है, तो इसमें 2 किस्म के आर्डर हैं। एक असेसमेंट हुई है तो उसमें किस किस्म के आर्डर हो सकते हैं, एक अदर देन असेसमेंट आर्डर है जैसे पेनल्टी का है या कोई और है, तो उसमें पावर ऑफ आर्डर क्या है, किस तरह के एपलेट अथॉरिटी कर सकती है। तो पहले वाले में या तो वो उसी आर्डर को कंफर्म कर सकता है, पहली पावर क्या है, वही वाला आर्डर जो है उसको कंफर्म कर सकता है कि ये जो कुछ लोअर अथॉरिटी ने किया है वो बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि उसको अनल कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, कि बिल्कुल रिवर्स कर सकता है उसको कि ये बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा है मॉडिफाई कर सकता है, पार्टली चीज़ें कर सकता है गलत है, पार्टी चीज़ें सही हैं। तो पहले रिमांड भी होती थी, अब रिमांड की 2005 से रिमांड से मुराद ये है कि वापस भेज देना, डायरेक्शन दे देना, वापस भेज देना। उसको सेट असाइड भी अनल का अल्टरनेटिव है, अनल के साथ अगर लिख दिया जाए, डायरेक्शन दे दी जाए तो वो रिमांड बन जाती है। व्हेन अनल इज कपल्ड विद डायरेक्शन तो वो दैट बिकम्स रिमांड, कि रिमांड का मतलब है वापस भेज देना दोबारा। रिमांड की डिफरेंट सिचुएशन है, एक डिमांड है रिमांड टोटो तो मतलब डीनोवा कहते हैं कि जब ऐसे है डिमांड करें कि पहले कुछ भी नहीं हुआ, बिगिनिंग से आपसे स्टार्ट करें। तो एक होता है लिमिटेड रिमांड, लिमिटेड रिमांड ये है कि आपने ये चीज़ें तो ठीक है, तो ये वाली चीज़ें इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक डायरेक्शन हो तो इस हद तक आप ये करें। तो रिमांड से पहली मुराद ये है कि वापस भेजना, फ्रेश ऑर्डर करवाना, दूसरा डीनोवा भी हो सकती है और लिमिटेड रिमांड भी हो सकती है। तो रिमांड की अब पावर नहीं है, अगर अब वो रिमांड करता है तो आप आगे चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में कर सकते हैं, तो ट्राइब्यूनल उसको कर सकता है। दूसरा जो अदर देन असेसमेंट है उसमें रिमांड भी की जा सकती है, उसमें कोई भी ऑर्डर जो डीम्ड फिट करे वो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद इसके पावर जो है वो एनहांसमेंट ऑफ लाइबिलिटी भी की हुई है। अगर कमिश्नर भी समझे, यूजुअली बहुत कम होता है, वो समझे कि ये चीज़ें जो है ये जो है इतनी डिमांड इसके अलावा इतनी और ज़्यादा होनी चाहिए, ये गलती हो गई है लोअर अथॉरिटी से, तो बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ाने के लिए या रिफंड को रिड्यूस करने के लिए पावर है उसके पास, लेकिन सब्जेक्ट टू वो शो काज नोटिस आपको करेगा। पहले शो काज नोटिस करके आपकी रिप्लाई लेके फिर इसको जो डिमांड है उसको बढ़ाया जा सकता है और या रिफंड को रिड्यूस करने की पावर है। इसके अलावा चेंज इन एसोसिएशन, कि अगर ऑर्डर करने से किसी लाइबिलिटी या एसोसिएशन में पार्टनर्स हैं तो उसमें चेंज आ गई है या पार्टनर की लाइबिलिटी बनती भी है, बढ़ती है या कम होती है, तो उस सिचुएशन में लिमिटेशन 5 साल वाली जो 122 में वो फिर अप्लीकेबल नहीं होगी और उनके ऑर्डर अकॉर्डिंगली अमेंड हो जाएंगे। उसके बाद सर्विस ऑफ अपील ऑर्डर वो उसी तरह ही है कि टैक्स पेयर पे वो सर्विस होगी। इसको भी 1-2 दफा चैलेंज हुआ कि क्या जो एडवोकेट है या उसमें ऑथोराइज पर्सन पे जो है सर्विस हो सकती है कि नहीं, लेकिन वो होल्ड यही हुआ कि टैक्स पेयर को अब तो ऑनलाइन ही सर्विस होगी, अभी हमने देखा है। उसके बाद टाइम लिमिट एंड एक्सटेंशन फॉर पासिंग ऑर्डर, इसमें भी टाइम लिमिट भी है 180 दिन है कि उसमें वो ऑर्डर पास करना है। तो पहले उसमें इस पे भी मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है,
जनरली जो है एपलेंट फोरम में जो पावर होती हैं, टाइम लिमिट है कि कितनी देर में करना है, तो वो यूजुअली डायरेक्टरी होती हैं। और अगर कोई दिए साथ कंसिक्वेंस दिया हो कि अगर उस 120 जैसे इसमें 120 दिन है तो 120 दिन में ऑर्डर नहीं करता, और साथ लिखा हो कि अगर नहीं करेगा तो वो डीम जो आपने रिलीफ क्लेम किया है वो डीम टू बी अलाउड होगा, तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा। फिर उस सिचुएशन में ऑर्डर नहीं करेगा तो जो कुछ आपने क्लेम किया हुआ है वो उसी तरह हो जाएगा। मैंने इसी तरह एक चैलेंज किया था पहले, पुराना लॉ जो था उसमें ये लिखा हुआ था कि 120 डेज में अगर आप उसको नोटिस दे दें कि मेरा ये फैसला आप 120 डेज में से एक महीना पहले ये था कि 120 डेज में उसने फैसला करना होता था 3 माह में, तो 3 माह से जब 3 माह एंड होने से 1 माह पहले आपने उसको इंटीमेशन करना होता था कि मेरा 1 माह रह गया, आप ये ऑर्डर करें। अगर वो कमिश्नर अपील ऑर्डर नहीं करता था तो जो कुछ आपने रिलीफ क्लेम किया है दैट वाज डीम्ड टू बी अलाउड। तो मैंने इसी तरह एक नोटिस दिया था, तो उन्होंने उसको उसमें साइन करके दे दिया कि जी आप अपील फिक्स कराएं जूलन कमिश्नर से, कमिश्नर दूसरा जो है यहाँ वाला उसको कह के, तो वो मैंने कॉपी ले ली। फिर वो ना हुआ, फिर मैंने हाई कोर्ट में रिट की तो फिर अलाउ होगी, वो डीम टू बी अलाउ होगी। तो इस तरह अब क्योंकि वो जो कॉन्सिक्वेंस है वो खत्म कर दिया है, अब सिंपली है कि इतने दिनों में डिसाइड करना है, तो इसको फिर डायरेक्टली समझेंगे, उसके बाद भी डिसीजन कर दे। तो अगर नहीं डिसीजन करता तो फिर ये वो कहेगा ये डिसीजन तो हुआ ही नहीं हुआ, तो वो ओरिजिनल वाला अपहोल्ड हो गया, फिर तो सारी डिमांड आपके फेवर में होगी। तो अगर कॉन्सिक्वेंस गिवन हो और फिर आप कोर्ट से चैलेंज करें तो फिर हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिए कि किस तरह के ऑर्डर होंगे, कन्फर्म होगा या नल होगा या मॉडिफाई होगा, रिमांड नहीं हो सकता। जी बेटा आगे चले उस पे आए आगे ये जी ये पीछे। अब ई फाइलिंग जो अभी आया है इस पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर, जहाँ कहीं रेफरेंस ऑर्डर का आएगा इसका जो मीनिंग हम समझेंगे वो ये है कि जो ऑर्डर हुआ है आपके खिलाफ, जिसके खिलाफ आपने अपील करनी है, उसको रेफरेंस ऑर्डर का कंडोनेशन जो है वो उसको कहा गया है। रेफरेंस ऑर्डर मींस जो ऑर्डर आपके खिलाफ हुआ है, जिसके खिलाफ आपने अपील फाइल करनी है, जहां कहीं भी हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नीचे चले। ये पहला है आफ्टर लॉगिन, आप पहले लॉगिन होंगे अपना। यू विल फाइंड अपील टैब इन द 5th टैब फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ऊपर आप नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप लॉगिन बार के बाद अपील का वहां टैब होगा, उसको आप दबाएंगे। ठीक है, अपील का किधर है बेटा, वो अपील है, यहाँ आएंगे आप, अपील को आप दबाएंगे। पहले लॉगिन होंगे, जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो लगाएंगे, लगाने के बाद आ जाएगा तो अपील को आप दबाएंगे तो अपील आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, उसके बाद ऑन क्लिकिंग अपील टैब यू विल फाइंड 2 more ऑप्शन, रिक्वेस्ट टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर, अदर फॉर कंडोनेशन। जब आपका विद इन फाइल करेंगे आप, विद इन टाइम, जो ऑर्डर की डेट है और 30 डेज है, तो आपका अपील वाला जो है रेफरेंस अपील वाला ऑन होगा। जब आप आउट ऑफ वो डेट होंगे तो फिर कंडोनेशन वाला ऑन होगा, तो आप इसको दबाएंगे, फिर तो दबाने से आपका अपील वाला खुल जाएगा। नेक्स्ट है on clicking application to file appeal against reference order 1 you need to select relevant tax year against which appeal is to be filed। फिर आप टैक्स ईयर, वो भी मैंने बताया कि 14 से लेके 20 तक आप रेलेवेंट जो भी आपका टैक्स ईयर है उसको आप क्लिक करेंगे तो आगे फॉरवर्ड होंगे। जी बेटा, ऑन सेलेक्टिंग रेलेवेंट टैक्स पेयर दिस विंडो विल बी ओपन शोइंग 6 टैब। 1 कंटेंट्स है, पेमेंट है, अटैचमेंट है, असाइनमेंट है, रेफरेंस ऑर्डर है एंड वेरिफिकेशन है। ये इतने आ जाएंगे। अब इसको जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स में हमने इंडेक्स नहीं आप बनाते, जो इंडेक्स आपने बनाया होगा तो इंडेक्स वाला उधर आप पेस्ट कर देंगे या उधर बना देंगे। उसके बाद आपका पेमेंट है, इसको खोलेंगे तो अपील वाला, अपील फीस वाला आ जाएगा। वो अपील फीस आप फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसका CPR नंबर शंबर वो आप फिल करेंगे तो पेमेंट वाला अपील फीस हो जाएगी। उसके बाद अटैचमेंट है, अटैचमेंट ये डॉक्यूमेंट वाला है। इसमें सबसे पहले जो आएगा 3 इसमें टैब खुलेंगे। पहला टैब होगा विद रिगार्ड टू ऑर्डर, कि आपका जो ऑर्डर है वो आपने फाइल करना है। दूसरा उसमें ग्राउंड्स हैं, तीसरा अदर है। अदर में तमाम आपने फाइल कर देने, उसमें आपने डिमांड नोटिस कर देना है। अगर ऑडिट वाला केस है तो पहला ऑडिट नोटिस सिलेक्शन हुई है, फिर अप्लाई हुई है,
फिर रिकॉर्ड कॉल हुआ है, रिप्लाई हुई है, ऑडिट रिपोर्ट हुई है, उसका रिप्लाई है, फिर शोकाज नोटिस है, रिप्लाई है, वो सारी चीज़ें आपने, फिर पावर अटॉर्नी है, तो वो सारे आपने वो अटैचमेंट वाले में होने। जब अपील आपकी सबमिट हो जाएगी, असाइनमेंट वाला टैब जो है फिर ऑन होगा। असाइनमेंट में क्या होगा, 4 चीज़ें उसमें होगी। एक, आप विदड्रा करना चाहते हैं तो वो विदड्रा वाली एप्लीकेशन आप फिल कर देंगे। अगर आप स्टे वाला मैटर है वो खुल जाएगा, स्टे वाला आप कर देंगे। उसके अलावा उसमें 1-2 चीज़ें और होंगी, वो वाला देख लेंगे क्या है। रेफरेंस आर्डर आगे खोले, रेफरेंस आर्डर वाला खुलेगा तो रेफरेंस आर्डर में अटैच करना है ऑर्डर और डिमांड नोटिस। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन उसी तरह जो भी पिन है, जो ऑथोराइज पर्सन है वो अपना नाम, ID नंबर वो लिखेगा और आगे। जी बेटा, हाँ आगे। ये अपील वाला है, अपील फीस वाला, इसको फिल करेंगे सारा। अपील फीस जो है वो अकॉर्डिंगली फिलिंग हो जाएगी। ऑन पेमेंट टैब, फर्स्ट यू हैव नीड टू पे द filing fee either through cash, AD payment, mode of generating challan and CPR will be updated as shown on the above window and you have to select the relevant filing fee payment. Accordingly आप टिक करेंगे तो onward आगे चलिए। Next बेटा, on attachment tab 3 different attachment will available. First, evidence with application to file अपील against mentioned reference order। इसमें आपने रेफरेंस आर्डर जो है वो अटैच करना है, वहां से डाउनलोड करके। आगे सेकंड, ग्राउंड ऑफ अपील है, बाकी अदर्स है, तो अदर में बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है। जी बेटा, ऑन एविडेंस विद एप्लीकेशन टू फाइल, ये उसके मतलब लिखा हुआ है कि आपने आर्डर अटैच करना है। नेक्स्ट बेटा, ये आपने डॉक्यूमेंट जो है ग्राउंड ऑफ अपील के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट भी मैंने लिख दिए हैं, इसमें अलग बना दिया कि आप ये जो है, इसके अलावा भी कोई है, स्टेटमेंट है, बैंक है, ये वो अगर रिकॉन्सिलेशन है आप चाहते हैं तो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे जी। ऑन रेफरेंस टेब सिलेक्टेड रेफरेंस ऑर्डर अगेंस्ट अपील इज टू बी फिल्ड एज शोन ऑन द अबव विंडो। नेक्स्ट, you will find reference order for the relevant taxes by clicking on search button as shown above। इसको क्लिक करेंगे तो वो डिपार्टमेंट में जो वहाँ ऑनलाइन पड़ा हुआ है ऑर्डर, वो आप वहाँ से डाल के वो डाल देंगे। जी, you can also view here attached reference order as shown above। जी बेटा, आगे। ऑन वेरिफिकेशन टैब प्रोवाइड पार्टिकुलर ऑफ द ऑथराइज पर्सन फायर फाइलिंग ऑफ फीस। यहाँ वो उसी तरह जैसे रिटर्न नहीं आप फाइल करते, वही वाला नाम लिखेंगे, ID नंबर, पिन कोड लिखेंगे, वो लिख के तो आप जी। आफ्टर प्रोवाइडिंग पार्ट ऑथराइज पर्सन वेरीफाई पिन, नीचे आफ्टर फाइनली अपील विल बी फाइल्ड। अब आप उसको सबमिट सेव कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। सब आफ्टर सबमिशन अपील फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल इन न्यू बटन ऑन द असाइन। अब असाइनमेंट टैब वाला खुलेगा, इसमें ये ऑप्शन होंगी, विदड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट फॉर एडिशन ऑफ ग्राउंड, ये इसमें ये वाली चीज़ें जो है ना असाइनमेंट कोड में आपकी आएंगी, या असाइनमेंट रिक्वायर्ड ऑन हियरिंग, एडजर्नमेंट रिक्वायर्ड ऑन हियरिंग, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग और रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे। तो ये वाला फाइलिंग के बाद ये वाले खोलेंगे, इनमें से आप जो भी चाहें उसको फिर फिल कर, हर एक का फिर अपना अपना है। जी आगे, ये टैब विदड्रॉल की ये एप्लीकेशन, इसको आप फिल कर देंगे, आप चाहते हैं कि विदड्रॉ करनी। नेक्स्ट बेटा, ये रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग, इसमें आप रिक्वेस्ट जो अर्ली हियरिंग हुई इसी को खोलें और फिर आप पेस्ट कर दें। इस तरह रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे है तो स्टे की एप्लीकेशन, बाकी वो मैंने केस ला जो बताएं वो आप इसके में कर दें। नेक्स्ट, एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग है तो ये वाली एप्लीकेशन दे दें। टैक्स पेयर नीड टू फाइल कंडोनेशन इफ इट एक्सीड 30, ये कंडोनेशन के लिए भी अलग है। कंडोनेशन आप 30 डेज से अबव आपके दिन हो गए तो ये वाली कंडोनेशन आपने फाइल करें। ठीक है, सिलेक्ट कंडोनेशन एप्लीकेशन ऑन द अपील टेब एज शोन अबव। ठीक है, सिलेक्ट रेलेवेंट है, उसी तरह पीरियड, जिस तरह अपील के लिए आपने पीरियड सेलेक्ट किया था, चीज़ें की थी या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने, तो उसी तरह इसको आप फिल करेंगे और फाइल कर देंगे। पेस्ट कंडोनेशन एप्लीकेशन अटैच डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ इन अटैचमेंट। जी मेरा आगे, रेफरेंस ऑर्डर डिस्कस अर्लियर सबमिट एप्लीकेशन, ये कंडोनेशन के साथ भी आपने उसी तरह ऑर्डर अटैच करना है। जी बेटा, ऑन ऑर्डर ऑफ ग्रांट टू कंडोन एप्लीकेशन यू विल बी एबल टू सब अपील। अब जहाँ वो टाइम बार्ड हो गया था तो वहाँ कंडोनेशन जब एंड होगी तो फिर अपील वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर उसी तरह आप अपील फाइल करें। जी बेटा आगे, थैंक, आज के बाद ख़त्म हो गया जी। थैंक यू वेरी मच जी, गिविंग पेशेंट हियरिंग। अब क्वेश्चन आंसर इसमें है तो आप पूछ सकते हैं।
बेटा जी बाद में अपील फाइल कर सकते आप नहीं कर सकते जब तक वो खुलेगा नहीं। अच्छा सिस्टम अलाउ नहीं करता वो अलाउ करेगा तो आप खुल जाएगा, नहीं करेगा तो खत्म। तो वो अगर करता ही नहीं है, ना अलाउ करता है ना रिस्पॉन्ड करता नहीं, कुछ तो देगा, रिजेक्ट करेगा, कंडोनेशन के लिए आर्डर जरूर करेगा, आर्डर करेगा, वो आर्डर उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक आर्डर है ना, इलेक्ट्रॉनिक आर्डर होगा, या वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो आपका अपील का टैब खुल जाएगा, तो आप अपील फाइल कर लेंगे। रिजेक्ट करेगा तो आपके पास अपील का फॉर्म है, ट्रिब्यूनल चला जाएगा, फिर वो आर्डर आ जाएगा, आप वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, हर जो एप्लीकेशन होगी उस पर आर्डर जरूर होगा, ये नहीं होगा कहेगा उसके लिए भी आर्डर है। आर्डर की जैसे स्टे है 7 डेज के अंदर अंदर करना चाहिए। एप्लीकेशन दी है, अगर आप स्टे एप्लीकेशन आज आपने दी है 1 बजे से पहले है तो कल फिक्स करेगी, फिक्स होगा। 1 बजे के बाद आपने अगर एप्लीकेशन दी है तो कल छोड़ के परसों फिक्स होगा, इसलिए टाइम लिमिट भी होती है। 30 डेज कंडोनेशन के अंदर जो टाइम पीरियड दिया है, नहीं, रूल्स के अंदर दिया टाइम कंडोनेशन का कोई टाइम नहीं होता, हो सकता है आपका साल कंडोनेशन हो, आप भी दे सकते हैं। अच्छा वो साल तक दे नहीं सकते टाइम नहीं, अगर वो डिसाइड ही नहीं करता पड़ी रहती है 6 महीने, कंडोनेशन की एप्लीकेशन पड़ी रहती है 6 महीने। नहीं, वो टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन वो कंडोनेशन के लिए मेरे ख्याल वो इमीडिएटली कंडोनेशन का डिसीजन के लिए कोई है नहीं, लेकिन इमीडिएटली डिसाइड करते हैं। रोज में अंदर जैसे प्रोडक्ट अगर वो कंडोनेशन डिसाइड नहीं करता या लेट करता है तो आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फिर दे सकते हैं। ठीक है ना, अर्ली हियरिंग वाला कंडोनेशन के लिए कंडोनेशन की आप दे सकते हैं, मैनुअल जाके मिल सकते हैं। ठीक है, वो तो कोई नहीं, वो डिसाइड करेगा तो अपील वाला शुरू होगा ना, वो तो उसने प्रायोरिटी में डिसाइड करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करनी है। ठीक है, तो ये तो नहीं कि अनलिमिटेड के लिए रख छोड़े। अच्छा जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं वो वैसे अटैच करनी है या साइंड अटैच करनी है? ये अब वैसे तो आप साइन करवाएं, साइन करवा के साइन स्टैम्प करके तो फिर आप देते हैं उसके साथ अटैच कर। ठीक है, वैसे आप उसके लिए लगा क्योंकि अटैचमेंट में ही उठा लेते हैं ना। ठीक है, जब वैसे भी है तो वहाँ आपने लिखना ही है, तो वहाँ आपने टाइप किए हुए वहाँ पेश कर दें, सारी चीजें पेश ही करनी है ना। ठीक है, नहीं जो अटैचमेंट है अगर अनसाइंड अटैच कर दें उसमें उसमें कोई इतना मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि आप सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, वो मैनुअल वेरिफिकेशन या साइन नहीं। ठीक है, तो आप सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक है, आप अटैच करते हैं, आपने कहीं फाइल पे किए हुए वहीं से अटैच कर दें, अटैच करके पीडीएफ में करके अटैच कर दें। पीडीएफ में ज्यादा बेहतर ये है कि आप बल्कि एज ए एडवोकेट के लिए बेहतर है कि साइन स्टैम्प एफिडेविट सब कुछ पार्टी से करवाएं। वो कहें कि आपने तो कहा नहीं, पूरी ग्राउंड लिख दी, ठीक है ना, इसलिए बेहतर ये होता है एज ए प्रोफेशनल सारी चीजों को साइन स्टैम्प चीजों को करके, ताकि फीस भी लेनी उसको पता हो कि क्या आपने अपनी तरफ से ही आपने लगा दी है, जिसके लिए साइन स्टैम्प उनकी करवाएं, वेरिफिकेशन ऑथराइज पर्सन से कराएं, करा के तो साथ फिर करें। वेरिफिकेशन जो हमारी मैनुअल वाली इसी तरह ही करवा के फिर साथ अटैच करें। जैसे पावर अटॉर्नी भी तो लेनी है आपने, अगर साइन नहीं आप करवाएंगे तो पावर अटॉर्नी फिर आपको कैसे हुई? कल को हो गया जी मैं तो पावर अटॉर्नी दी नहीं, ये मेरा मिस यूज कर रहा है, फिर वो इसलिए सारी चीज़ों को बीइंग प्रोफेशनल आप साइन स्टैम्प ऑनलाइन करें या अदरवाइज करें, आपके पास अपने रिकॉर्ड में। हाँ जी, है क्वेश्चन कोई या टाइम? एक चीज बताइएगा, ये जो हमें नोटिस आएगा हेयरिंग का, जी ये हेयरिंग का नोटिस हमें फिजिकली डिलीवर होगा या हमें ऑनलाइन ही आएगा? ऑनलाइन नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे उसी पे जैसे यहाँ से नोटिस आते हैं, यहाँ जैसे FBR से आते हैं जी ऑनलाइन उसी तरह है, ईमेल पे जैसे आपके वो पोर्टल पे आते नहीं यहाँ देखिए, ठीक है, उसी तरह है। अगर हमने स्टे फाइल की तो वो विद इन 1 डे आ जाएगा हमें नोटिस वापस उसकी हेयरिंग का? भाई आज अगर 1 बजे से पहले किया है तो आज दे देगा, हाँ जी, कल फिक्स करेगा। अगर 1 बजे के बाद किया है तो फिर अगले दिन का फिक्स करेगा। ठीक हो ना हो तो फिर उसकी मर्जी, फिर उसका तरीका है 4-5 दिन ना आए तो आप हाई कोर्ट चले जाए, वहां से स्टे पहले मिल जाएगा। वो पता नहीं देता है कि नहीं देता, वो कहें जी आया नहीं है 1 दिन में, कल का था आज फिक्स करना था, किया नहीं है, ये तो अब तो रूल है, स्टैच्यूटरी ड्यूटी थी, उन्होंने दिया नहीं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, वो अटैच कर रहे हैं तो आप दे स्टे। ये तो आप ज्यादा बेहतर हो गया, पहले तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं थी, और 7 दिन के अंदर अंदर उसने ऑर्डर भी करना है स्टे वाला। वैसे तो नेक्स्ट डे ही हो जाता है, अगर कल फिक्स हुआ है तो कल ही ऑर्डर होना होता है, लेकिन इन्होंने उसने 7 डेज कर दिए। वैसे तो उसी दिन ही होना चाहिए कि आज आपकी हियरिंग हुई है, आज ही ऑर्डर करें,
ठीक है, कि जिस तरह अर्जेंट नेचर होती है वो उधर आपके बैंक अटैच कर रहे हैं, वो 7 दिन होल्ड, ये सही प्रोविजन नहीं है कि आप 7 डेज में करें। इट मीन ये फैसिलिटेट किया है टू द एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट को कि आप 7 दिन में वही सारे अटैच करके पैसे ले जाएं, तो 7 दिन तक उस भाई तू होल्ड करके रख हार्ड। भाई आज हेयरिंग हुई है, 1 दिन के बाद फिक्स हुई है तो आज ही वो दे, लेकिन उनका जी उसको भी अपॉर्चुनिटी देगा, तो नोटिस तो दोनों को ही चला जाना चाहिए फिक्सेशन का, तो कल आ जाए दोनों तो डिसाइड हो जाए। लेकिन आपके लिए एक फायदा है कि जो कोर्ट जाने वाले तो वो अगले दिन ही कोर्ट चले जाएं, भी ऑर्डर आया नहीं उधर बैंक अटैच कर रहे हैं तो आप दे दें। क्लियर है? ये प्रोविजन जो 7 डेज वाली है ये इलीगल लगती है, क्योंकि जो डेट ऑफ हियरिंग है वही डेट ऑफ ऑर्डर होनी चाहिए। डेट ऑफ ऑर्डर हाँ सही कह रहे हैं, सही है। डेट ऑफ ऑर्डर आज की डेट आज हेयरिंग हुई है क्योंकि ऑलरेडी भी सेटल लॉ है कि अगर एक दिन आपकी हेयरिंग हुई है तो ऑर्डर उसी दिन का होना चाहिए, अगर अगले डेट का ऑर्डर है तो उस दिन की भी हेयरिंग होनी चाहिए। वो आर्टिकल 10A की भी खिलाफ वर्जी, अदरवाइज डेट ऑफ हेयरिंग और है, डेट ऑफ ऑर्डर और है। लेकिन उन्होंने इसमें किया हुआ है कि आप 7 डेज में 7 डेज जो है मैक्सिमम लिमिट दी है। जैसे किसी ऑर्डर के लिए अपील डिसाइड करने के लिए दिए हुए हैं 120 दिन के कितने, तो इसके लिए भी बेसिकली इंटेंशन लेजिस्लेट उनकी ये थी कि ये ना हो कि एक महीना ना दे ऑर्डर रिलीज में, तो कम से कम 7 दिन उसको दे। डिसीजन तो उसी दिन ही होया चाहिए, जैसे क्योंकि अर्जेंट नेचर है, आपने फाइल किया है, बैंक अटैच हो रहे हैं, तो आज हियरिंग हुई है तो आज ही ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि फिर भी बाद दफा आजकल भी वो 4-5 दिन बाद दफा लगा देते हैं, जो मिल लेते हैं आ जाता है ऑर्डर, उसी दिन मिल जाता है, जो नहीं मिलते उसके आगे भी टाइम चला जाता है। उन्होंने कहा चलो ना भी मिले तो 7 दिन से आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसे समझ। लेकिन 7 दिन में भी अगर करेंगे तो दोबारा नोटिस देना चाहिए। हाँ लेकिन लिखा नहीं है, ठीक है। वैसे तो हाँ ना भी लिखा हो, अपॉर्चुनिटी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी स्टैट्यूट है, तो अब जब से 10A आया है वो मैंडेटरी है, ठीक है। वैसे तो डिसीजन उसी दिन नहीं होना चाहिए, तो आप दोबारा अपॉर्चुनिटी फिर लेंगे, डिपार्टमेंट को लेगा और लेट होगा, फिर अपॉर्चुनिटी ना ले ऑर्डर ले लें। हियरिंग तो कर ही ली ना आपने, कि दोबारा अपॉर्चुनिटी जरूर लेनी कि चाहिए ले देते हैं। सिस्टम में जाएगी आप नहीं आप वो है इंटीमेशन, वो डायरेक्ट वहीं से आपने डाउनलोड किया ना ऑर्डर, तो अपील जो ही सबमिट होगी उनको भी चली जाएगी, उनको भी सबमिशन हो जाएगी, तो आपको भी सबमिशन होगी। ठीक, हाँ जी, वो नहीं, वो सारे नोटिस भी इलेक्ट्रॉनिकली उनको भी जाएंगे। आपने जब स्टे एप्लीकेशन करेंगे या कंडोनेशन करेंगे तो आपको हियरिंग नोटिस आएगा तो उनको भी चला जाएगा, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? क्या ये वाले जो रूल्स हैं 13-15 जो है ये इसको कवर किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस जो है? ये 76 ये कहता है कि एन अपील अंडर सेक्शन 127 ऑफ द इनकम टैक्स आर्टिकल शैल बी फाइल्ड एज प्रेस्क्राइब ऑन IRS वेब पोर्टल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021। ठीक हो गया, तो वहाँ अपील का सेक्शन जो है वहाँ लिखा हुआ है ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, तो अपील वाला है सब सेक्शन 384, वहाँ लिखा है जो भी अपील होगी दैट विल बी फाइल्ड ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो यहाँ उन्होंने प्रेस्क्राइब FPR ने अंडर सेक्शन 237 इस SRO के तहत ये फॉर्मेट प्रेस्क्राइब कर दिए। प्रिस्क्राइब तो नहीं हुआ ना, ये प्रिस्क्राइब नहीं है ना फॉर्मेट, उनका यही प्रेस्क्राइब डीम टू बी प्रेस्क्राइब। और मेरा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस जो था उसके अंदर कवर है ये इस तरह से? इलेक्ट्रॉनिक उसमें है, एक अलहदा भी है, जैसे कि उन्होंने डीमिंग प्रोविजन दी हुई है बहुत जगह पे कि ये जो रिटर्न है, रिटर्न का ये प्रेस्क्राइब फॉर्म है और ऑनलाइन जो फाइल होगी दैट विल बी डीम्ड टू बी फाइल्ड, दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी फाइल्ड। इसी तरह इनको भी, क्योंकि ये चैलेंज उन्होंने किसी ने किया नहीं है, हो सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है ये एक्चुअल फाइल है कि नहीं है, या प्रेस्क्राइब समझी जा सकती है कि नहीं। प्रेस्क्राइब को उन्होंने डिफाइन किया है प्रेस्क्राइब बाई रूल्स। प्रेस्क्राइब का वर्ड देखें डेफिनेशन में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेस्क्राइब बाई द रूल्स। द रूल प्रेस्क्राइब होते हैं अंडर सेक्शन 237, तो FBR ने अंडर सेक्शन 237 ये रूल प्रेस्क्राइब कर दी और वो उधर दिख दिया है कि ये जो अपील फाइल करनी है ये प्रेस्क्राइब इसके
ये फॉर्म है जो IRS पे पोर्टल पे, ये मैनर है, ये वेरिफिकेशन मैंने, ये प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है। अब उसी तरह ही फाइल होगी ना, ठीक हो गया। डेफिनेशन पढ़े तो प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स, रूल प्रेस्क्राइब हो गए, उसका पहले ड्राफ्ट भी आ गया, अप्रूव भी हो गए, ऑब्जेक्शन भी हो गए, फाइनल भी हो गया। फाइनल के बाद पोर्टल पे भी आ गया। अब जो पोर्टल है, कोई और पोर्टल है, IRS का पोर्टल जो है, उस पे जो तरीकेकार है, जो मैनर है, जो फॉर्म है या वेरिफिकेशन है, जो वो वाली, उसके अलावा आप गूगल पे आप भेज दें वो नहीं, कंप्यूटर पे भेज दें या कहीं और भेज दें, यूट्यूब चैनल पे भेज दें वो नहीं। IRS पोर्टल, प्रेस्क्राइब मैनर, वेरिफिकेशन, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, वो वाले तरीके। क्लियर? ठीक है सर, पहले जो प्रोसीजर मैनुअल था उसमें ग्राउंड के बाद उसकी सपोर्ट और डिफेंस के लिए रिटर्न आर्गूमेंट भी प्रोसीजर में याद किए जाते थे, या लास्ट अटैच करके पेश किए जाते थे। आप वो डिटेल रिटर्न आर्गूमेंट का कहाँ वो देख, अभी जब हेयरिंग देंगे, अब हेयरिंग देंगे तो आप हेयरिंग में वो रिटर्न आर्गूमेंट सारे दे सकते हैं अपनी सारी, क्योंकि हेयरिंग का नोट इलेक्ट्रॉनिकली आएगा। हेयरिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी, या तो हेयरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, वो अभी नहीं है, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंसिंग ये वो के उधर उसको बिठा ले, उधर उसको बिठा ले, उसी पे आर्गूमेंट कर लें, तो वो नहीं है अभी, क्योंकि हेयरिंग का नोटिस होगा। आप, हाँ जी, आप पर्सनली अटेंड करेंगे, पर्सनली अटेंड करने के बाद आपके रिटर्न आर्गूमेंट आप दे सकते हैं, वो लेंगे। लेने के बाद फिर वो आपको ये भी कर सकते हैं कि जैसे पहले कहते हैं कि ये रिटर्न आर्गूमेंट आप ईमेल कर दें, वो ईमेल करेंगे आप। तो जब वो ऑर्डर बनाएंगे, जो ऑर्डर उन्होंने लिखना है, वो ऑर्डर के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आपको इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर के साथ आपने आर्गूमेंट भी उसके अंदर देंगे। चाहिए तो ये जहाँ कहीं बाकी हेयरिंग है, और रिटर्न आर्गूमेंट वाला भी एक टैब होना चाहिए कि रिटर्न दे दें, वो भी पार्ट पार्शल बन जाए, ताकि सबको पता हो कि ये भी ऑर्डर का पार्ट बनाया कि नहीं। जैसे हम रिप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो अपील में भी ऑनलाइन रिटर्न आर्गूमेंट का भी टैब होना चाहिए, और वो आप फाइल करें और वो फिर इनकॉर्पोरेट करें। जब ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर अपील ऑर्डर हो तो उसके अंदर उसको भी इनकॉर्पोरेट करे और डिस्कस भी करे, और फिर आगे ट्राइब्यूनल लेवल पे भी पता चले कि उसने किसको रिजेक्ट किया है, किसको एक्सेप्ट किया है, और किस पे वो साइलेंट है। ठीक है जी, वो अभी नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने कहा ये काम ठीक नहीं है, इसलिए इसको रहने दें, कंडोनेशन पे ही सारी अपीलें खत्म करें, क्योंकि ऑर्डर पहले ही पास कर दें, सर्विस हो ना, अपील फाइल नहीं होगी, लोग अपना देखते नहीं पोर्टल, तो इसीलिए हाँ जी, सर्विस नहीं होते, अपील नहीं फाइल, पहले कंडोनेशन ही रिजेक्ट करते जाए, सारा काम ट्रिब्यूनल संभाले। एनी क्वेश्चन? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग।